हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम लाइव। तो कैसे हैं आप लोग? तो इसको एंड करते हैं आज। क्या था ये? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ चलेगा। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या है? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, जिसकी हम लास्ट क्लास में बात भी कर रहे थे। ठीक है, करेंगे क्या इसमें? हम एक वायर लेंगे जो इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला है। इसमें क्या बोला है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग से पहले हम क्या करेंगे? उसका एक लेंथ पर्टिकुलर लेकर चलेंगे, उस लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इनफाइनाइट बना देंगे। ठीक है, तो सीधा डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन पर आएंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। एक हम वायर लेंगे, वायर लिया हमने इस तरीके से, स्ट्रेट वायर है ये। ठीक है, और कितना है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरीके से ये जा रहा है इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब डेरिवेशन करने के लिए एक छोटा सा इसका पार्ट लिया हमने, इतना। यहां से यहां तक की लेंथ कंसिडर करेंगे एल। कितनी कंसिडर की हमने? एल। अब देखो यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं गॉसियन सरफेस को। गॉसियन सरफेस बनाते कैसे हैं? सपोज करो ये वायर है, वायर के पास हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और इसको हमने सेम चार्ज दिया हुआ है। सेम चार्ज देने का मतलब है वही जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा। हर जगह बराबर बराबर चार्ज दिया हुआ है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है, तो करेंगे क्या? इस पॉइंट पर एक सरफेस बनाएंगे। किस तरीके से? इसके जैसा ही। इसके जैसा मतलब जैसे ये हो गया, सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा होगा वायर, और इसके साइड हमको यहां पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना देंगे इस तरीके से। उस सिलेंड्रिकल सरफेस को बनाकर तब कैलकुलेशन करेंगे। उससे क्या होता है? कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो करते क्या है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उस फील्ड के अराउंड एक सरफेस बनाएंगे। यानी इस तरीके से हमने बनाया, ये लिखा इतना, और सेम इतनी डिस्टेंस पर इधर भी आएगा। फिर ये आ गया, और इसको मिला दिया इस तरीके से, ये बन गया। ठीक है, चलो जी। और पॉइंट कहाँ था? वो यहाँ था, जहाँ हमको पता करना है। ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा, इसको एक काम करो, मिला ही लो। ये रहा। ठीक है, अब करना क्या है? इसको चार्ज किया हुआ है, इस पर लिख दो पॉजिटिवली चार्ज। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां भी पॉजिटिव, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही होंगी ये देखो। अगर मैं इतने वायर की बात करता हूं, तो प्लस चार्ज है पूरा, यहां से ऐसे पास हो रही होंगी लाइंस चारों तरफ को, यानी इधर भी निकल रही होंगी। ऐसे नहीं है कि यहां नहीं निकल रही होंगी, यहां भी इस तरफ निकल रही होंगी। और अगर इस सिरे की बात करो, तो सिरे पर ना ये कुछ इस तरीके से भी निकल रही होंगी चारों तरफ। इधर भी निकल रही होंगी फिर इस तरीके से चारों तरफ सिरे पर। लेकिन हमने क्या किया? इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेने का मतलब है कि हमने ऐसा समझो, यहां से और यहां तक का पार्ट ही हमको ये दिखाई दे रहा, बाकी का हिस्सा दिख ही नहीं रहा। अगर दिख नहीं रहा, तो ये जो तिरछी मिर्ची लाइन जा रही है ना, इनको हटाया हमने। ये कुछ हमको इस तरीके का दिखाई देगा। यानी इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, सब बराबर बराबर चल रही होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये मुड़ी हुई नहीं होगी, ऊपर नहीं जा रही होगी कोई भी लाइन। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ऊपर का जो वायर है ना, उसके सिरे पर जा रही होंगी, और सिरा इनफाइनाइट पर है, हमको नहीं पता वो कहां पर है। ठीक है, तो कंसीडर क्या किया? इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी बाहर की तरफ होंगी। यानी ऐसा कह सकते हो, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, जैसे अभी उसमें किया था हमने, क्या बोलते हैं, गोस लॉ का वेरिफिकेशन किया था ना, सेम ऐसे ही एक छोटा सा सरफेस यहां पर हमने कंसीडर किया, ये। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे समझो, ये इसका सरफेस दिख रहा है आपको, ये मार्कर दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल का एक छोटा सा सरफेस हमने बना लिया इस तरीके से कुछ, ये इस पर निशान लगाया, ये एक छोटा सा सरफेस बना लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कोई सरफेस ये है इस तरीके से। अब करना क्या है? एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, यानी हमने यहां भी एक सरफेस बनाया, क्योंकि इधर से भी हो सकता है, चलो पास हो रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, होगी नहीं, बस कंसीडर करके चलेंगे जनरल केस। और एक सरफेस इधर बनाया, यानी तीन सरफेस है, ऊपर नीचे, और ये जो कर्व सरफेस है उस पर एक बना दिया। ठीक है, अब करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर खींचना शुरू करो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, ये दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड खींच दिया हमने, ये रहा।
इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यानी इस वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, इस तरफ। सेम यहां पर देखो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार वायर से दूर की तरफ होगा। यही इधर होता तो इस तरफ हो जा कर देते इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वायर के बाहर की तरफ करना है बस, ठीक है। एरिया वेक्टर की बात करते हैं, इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, यहां, वेक्टर ए, यानी बाहर की तरफ। क्यों, सरफेस से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होता है ना। इस पर एरिया वेक्टर कहां होगा, ये ऐसा कंसीडर करो, ये रहा इसका ऊपर वाला सरफेस, यानी ये सर्कुलर सरफेस, इससे बाहर की तरफ होगा तो एक एरिया वेक्टर बन गया ये ऊपर की तरफ, यानी पूरे 90 डिग्री पर। सॉरी, इसको डीए लिखना है, क्या लिखना है, डीए, क्योंकि हमने डी कंसीडर किया ना, छोटा एक पार्ट लिया, ठीक है। सेम एक डीए यहां पर होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। ये तीन हमारे पार्ट बन गए। अब इसमें क्या लगाना है, गॉस का फॉर्मूला लगाना है, गॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी फ्लक्स लगाएंगे, गॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखते हैं सबसे पहले, गॉस लॉ लगाते हैं, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ। तो गॉस का लॉ लगाएंगे। दूसरी बात, यहां हमको पता करना है ना, इसकी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर कंसीडर कर ली हमने, ठीक है, ये जरूर देखनी पड़ेगी। तो जब गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स यानी फाई, या फाई ई लिखो, किसके इक्वल होता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता था। यही तो बोलता था गॉस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, टोटल चार्ज। अब बात है टोटल चार्ज किसकी बात कर रहा है, किसी एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, पूरे वायर पर जितना चार्ज है, ठीक है। तो पूरे वायर से अच्छा क्या रहेगा, हम पहले छोटा सा एलिमेंट लेकर चलते हैं, ये वाला एलिमेंट, मान लो हमने ये एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट की कोई लेंथ कंसीडर कर लो, डीएल कंसीडर कर लो एलिमेंट की लेंथ, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, डीएल की जगह क्या डी क्यू कंसिडर करो, इसको क्या कंसिडर किया, डी क्यू, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन, इस तरीके से कंसिडर कर लिया एप्सिलॉन नॉट। क्यों, छोटा पॉइंट लिया है, हमने पूरे लेंथ को नहीं लिया, ठीक है। अभी देखते हैं, फाई ई की वैल्यू रखेंगे। फाई ई की वैल्यू किससे रखेंगे, वही जो फ्लक्स की डेफिनेशन से, फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई ई कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, अच्छा E1 E2 लिख लो, इसे अच्छा रहेगा, इसको लिखा E1 E2 E3, या फिर इसको लिखो E1 E2, इसको लिखो E3, इसको लिखो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्या, ई डॉट डी ए होता था, ई डॉट डी ए, यही तो पढ़ा है हमने। और ई डॉट डी ए को हम क्या लिखते थे, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब लिखना शुरू करते हैं, देखो इसमें तीन जगह ई आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यानी तीन सरफेस है, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और कर्व वाला। पहले इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, E1 डी ए और कोस 90 डिग्री, ये दिखाई देगा, क्यों, डी ए और ई के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके लिए आ जाओ, E2 डी ए, और E2 को ना ई कंसिडर कर लो, ठीक है ना, इसको ई प्राइम लिख लो, E2 को ई कंसिडर कर लो, क्यों ये जीरो नहीं होगा ना, E2 को ई रहने देंगे, E2 ई डी ए कोस 0 डिग्री, क्यों, उसमें 0 डिग्री है। सेम यहां पर 90 डिग्री दोबारा से आ जाएगा, यानी ये क्या बनेगा, E3, या फिर इसको E2 लिख लो, और डी ए कोस 90 डिग्री, यानी इसको तुमने E2, क्योंकि E1 E2 तो ये हट जाएंगे यहां से, ठीक है, केवल E बचेगा। ये 90 तो 0 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0, हमारे पास बचेगा ई डी ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी जो ये बचेगा फाई हमारे पास, जिसको हम फाई ई बोल रहे हैं, ये बचेगा ई इंटू डी ए, ठीक है, ई इंटू डी ए। ये सेम वैल्यू हमको यहां रखनी है, इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन लिख लो 1, क्या लिखनी इक्वेशन हमने 1। तो जब सेम इक्वेशन हम यहां रखेंगे तो फाई ई की जगह ये बनेगा, ई डी ए इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। अभी हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले डी क्यू को बदलना है, डी क्यू को पता करना है। डी क्यू कैसे पता करेंगे, डी क्यू तो डीएल के लिए था ना, छोटा सा था ये एलिमेंट, ठीक है, हमें पता करना है पूरे वायर का। तो पूरे वायर का पता करने के लिए पहले डी क्यू को एल के फॉर्मेट में लाते हैं। कैसे लाएंगे, कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, लैम्डा दिखाता है। लैम्डा क्या होता है, Q अपॉन L, यानी चार्ज अपॉन लेंथ, और चार्ज कितना है dq, क्योंकि छोटे से की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और लेंथ कितना है dl, dq अपॉन dl। यहां से dq की वैल्यू निकाल कर यहां रखेंगे, जब निकाल कर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, dq की वैल्यू, dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dl, इस तरीके से। और dq की जगह रखेंगे लैम्डा dl। यहां पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या करते हैं, इधर लिखना शुरू करते हैं, तो ये आएगा E dA इज इक्वल टू लैम्डा dl अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा dl अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया, ठीक है। अब देखो dA क्या है, एरिया, कौन सा वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है। इसको ऐसा कर लेना, dA1 कर लेना, dA2 कर लेना, ठीक है ना। तो dA कौन सा वाला, ये वाला एरिया। अब बात है dA को A में बदलने की। A का मतलब पूरा लेंथ एक साथ बनाना है हमको। जैसे ये dl है, dl को L कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन लेंगे, पूरे लेंथ की बात अभी हो रही है, इतने से स्मॉल एक पार्ट की बात, dA ये छोटा सा पार्ट है, इंटीग्रेशन करके कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करेंगे तो dA का A बन जाएगा, यानी ये कौन सा वाला A था, जो इसका एरिया था। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये जो साइड कर्व वाला जितना एरिया है ना, टोटल एरिया एक साथ आ जाएगा। तो टोटल एरिया लिख देंगे, लेंथ की जगह पूरा L लिख देंगे एक बार उसको, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ई तो हमको पता करना है, इंटीग्रेशन क्या, ये हो गया dA, ठीक है, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया dl, इस तरीके से। dA की वैल्यू रखो, dA क्या बनेगा, साइड का एरिया। साइड का एरिया कितना होगा, सिलेंडर है ना, सिलेंडर क्या, r रेडियस का सिलेंडर है, r रेडियस का सिलेंडर है, तो एरिया कितना आता है, 2πr², सॉरी 2π, वेट 2πrl आएगा, 2πrl, ठीक है ना। एरिया कितना आ जाता है, 2πrl, कैसे, इसका मल्टीप्लाई किया 2πr और उसका मल्टीप्लाई l में कर देंगे, तो 2πrl इसका एरिया आ जाएगा, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2πrl आ जाएगा। तो इसकी जगह वैल्यू रखेंगे, ये बन जाएगा E इंटू 2πrl, ये बना, और इधर आ गया लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी बात आई dl की, ठीक है। अभी कुछ कमी है क्या इसमें, कहाँ कमी है, लैम्डा, अच्छा लैम्डा आ गया ना ये, तो इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। अब dl की बात करते हैं, dl कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ, पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ आ जाएगी a के साथ, कितनी आ जाएगी पूरी लेंथ, a के साथ, कैसे, ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर को हमने पहले क्या कंसीडर किया था, इतने की बात कर रहे थे, यहां से यहां तक की बात कर रहे थे, यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, l है। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ यहां से यहां तक की लेंथ, एल रखने के बाद लास्ट में उसको इनफाइनाइट खींच देंगे, यानी एक छोटे से पार्ट का निकाला, इतने हिस्से का पता क्या, फिर उसको इनफाइनाइट लॉन्ग बना देंगे, ठीक है। तो डीएल की जगह हो गया एल, यानी इतनी लेंथ, डीएल से इतनी लेंथ, एल से एल कैंसिल हो रहा होगा, और फाइनली ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2πε0, यानी 2πε0, और लैम्डा ये रहा, एल से एल, आर चला जाएगा इधर, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन आर, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। अब जरा ध्यान दो, लैम्डा के फॉर्म में आ गया, लैम्डा हमको पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो वैल्यू हमको मिलेगी फिक्स है, यानी वो सब जगह बराबर बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं लेंथ को इनफाइनाइट कर भी देता हूं, तो यह लेंथ वाला तो कोई पार्ट आ ही नहीं रहा, क्या बचा क्या एल इसमें, नहीं बचा। तो लेंथ कितनी भी हो, मतलब हमने कंसिडर कर लिया, इनफाइनाइट कर दिया उसको, इनफाइनाइट करने से भी क्या फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, क्योंकि लेंथ वाला कंपोनेंट ही हमने हटा दिया, हटाया नहीं है, लैम्डा के अंदर इंक्लूड है वैसे वो, ठीक है, लेकिन क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वहां पर, इक्वल होने की वजह से ये फॉर्मूला काम करेगा यहाँ, ठीक है। अब करना क्या, थोड़ा सा इसको और फॉर्मेट में लिखते हैं, 1/4π बनाकर ही लिखते हैं इसको, ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये बनेगा 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर, ये इसका लिखने का तरीका होता है, ठीक है, याद करने का फॉर्मेट ये है, ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इसका फॉर्मूला। चलो जी, इसको कॉपी करो, फिर और फॉर्मूलाज देखते हैं और डेरिवेशन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड,
और अब बचा फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब आएगा प्लेन शीट की वजह से। प्लेन शीट मतलब कोई चौकोर या किसी भी टाइप की है। इसमें क्या बोला है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट बोला है सिंपल इसमें, ठीक है। तो हमें शीट की वजह से निकालते हैं। शीट की वजह से निकालने के लिए देखो करेंगे क्या, इसमें भी वही गॉसियन सरफेस लेकर चलेंगे। सबसे पहले बनाते हैं एक शीट। शीट किस तरीके से बनाएंगे ऐसा समझो, ये हमने एक शीट बना ली, ठीक है, कोई भी रैंडम शीट है। शीट बनाने का मतलब इसके बैक साइड में एक एरिया होगा और सामने की तरफ एरिया होगा। और अच्छे से बनाते हैं इसको, हाँ इसको बनाते हैं इस तरीके से। ये हमने शीट बनाई, शीट के बैक साइड एक एरिया और यहां से बीच में होल पास किया, इस तरीके से ये निकाल दिया, ठीक है ना। ये इसको ऐसा समझो, कोई गत्ता नहीं दिख रहा, ऐसा समझो ये शीट है, ठीक है। ये शीट पूरी, इसको चार्ज किया हुआ है। चार्ज करने के बाद एक साइड इधर और एक साइड इधर हमने यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाने के लिए एक होल कर दिया, ठीक है। तो ये वो शीट है। अब शीट में क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद उसमें फिर क्या, शीट है तो एरिया होगा, यानी एरिया चार्ज डेंसिटी लगेगा यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, ठीक है। अब देखो करते क्या है इसमें, सबसे सिंपल पहले गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ, और गॉस लॉ बोलता क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोलता आ रहा था गॉस। अब फाई क्या है, एक साइड का मतलब दोनों सारा फ्लक्स, फाई होता है टोटल फ्लक्स और क्यू होता है टोटल चार्ज। अब टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज कहां से निकलेगा, अब चीज ध्यान दो, इसके दो सरफेस है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे नहीं है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा नहीं है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। तो सर इधर से भी फ्लक्स पास हो रहा होगा, दूसरी साइड से भी फ्लक्स पास हो रहा होगा, यानी उधर भी फ्लक्स है इधर भी फ्लक्स है। अगर दोनों तरफ फ्लक्स है तो दो बार फ्लक्स लिखना पड़ेगा हमें यहाँ। दो बार फ्लक्स किस तरीके से लिखा जाएगा, φ1 प्लस φ2 करके। तो देखो φe को क्या लिखेंगे हम, φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 लिख दिया हमने इसको, ठीक है, φ1 प्लस φ2। और बना लेना अच्छे से उसको, बन जाए तो बेहतर है। चलो मन भी, ऐसा समझो, ठीक है ना, ये हो गया। यानी एक सरफेस इधर जा रहा है, इसको बोल दो φ1 और दूसरी साइड बोल दो φ2, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है पूरी शीट को, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी समझो। पॉजिटिव है, बाहर की तरफ फ्लक्स जा रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो φ1 उधर है, φ2 इधर है। अब देखो ध्यान से, हमको पहले कैलकुलेट करना है φ1। फाई का फॉर्मूला हम सिंपल पढ़ चुके, ई डॉट डी ए, यही तो होता है, ई डॉट डी ए। 1 इधर कंसीडर किया तो इधर एरिया वेक्टर आएगा डी ए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सेम इधर एरिया वेक्टर आएगा डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, डीए की डायरेक्शन उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस से बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन इधर होगी, डीए की डायरेक्शन भी इधर होगी, दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है ना। इमेजिन करो फिर से, ये रहा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया भी बाहर है, ऐसे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया भी बाहर है, ठीक है ना। चलो जी, तो φ1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, φ1 की जगह आ जाएगा E1, या फिर E तो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है ना वो दोनों सेम रहने वाला है। तो इसको लिखेंगे ई डी ए कोस 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है 0, बिल्कुल सीधे में चल रहा है ना दोनों, देखो 0 डिग्री। φ2 की बात करते हैं, φ2 भी सेम होगा, ई डी ए कोस 0 डिग्री, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी फाई हो जाएगा ये, ठीक है ना, डी ले रहे हैं ना हम, एक कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं तो डी फाई हो जाएगा, ठीक है जी। डी फाई की जगह डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट कर सकते हो। तो डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया फाइनली, यहाँ डी फाई इज इक्वल टू आया 2 ई डी ए, यहां से फाई निकाल लो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ई ए, ये बन गया इंटीग्रेशन करने के बाद। अब बात है हमने यहाँ ए की वैल्यू क्यों नहीं रखी, ए की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमको शीट का एरिया भी पहले से नहीं पता होगा कि कितना एरिया है, ठीक है। तो हम उसको एरिया को एरिया ए ही लिखकर छोड़ देंगे,
वहां पर सिलेंडर था तो सिलेंडर का फॉर्म में, सिलेंडर को हमने रेडियस के फॉर्म में चेंज कर दिया था, यहां नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। चलो जी, अब करते क्या, इस वैल्यू को यहां रखेंगे, जैसे ही वैल्यू यहां रखेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, तो ये आ जाएगा 2e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर उससे भी पहले देखो क्यू को भी चेंज करो, क्यू को क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे दिखाते हैं हम, सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, यही तो लिखते थे, चार्ज अपॉन एरिया। अभी देखो वो जो चल रही थी ना बात, इसको ये लिखा रहने दो, ये हटाओ, ठीक है, इसको डी फाई छोड़ो और इसको डी क्यू छोड़ो, ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, इस तरीके से डी क्यू अपॉन डी ए। अब ठीक है, यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालो और यहां रखते हैं, डी क्यू की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए। तो देखो डी क्यू की वैल्यू यहां रखेंगे सिग्मा डी ए, डी फाई की वैल्यू 2e डी ए यहां रखेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन 2 3 से 1 में रखेंगे जब वैल्यू, तो डी फाई की जगह आ गया हमारे पास 2e डी ए, 2e डी ए इज इक्वल टू, और डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डी ए से डी ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट को या ई निकालना है ना, तो 2 को डिवाइड में भेजेंगे, यानी ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से ये आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 शीट होती है ना, तो दोनों तरफ बराबर बटा हुआ है ना, इसलिए ये आता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यानी फाइनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्लेन शीट की वजह से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। अब इसमें देखो, इसमें कहीं एरिया दिखाई दे रहा है आप लोग को, एरिया कहाँ इंक्लूड हो गया, सिग्मा के अंदर, यानी सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि बराबर बराबर बटा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट शीट हो कोई फर्क नहीं, जैसे वहां पर वायर था ना, इनफाइनाइट वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया, ऐसे यहाँ पर सिग्मा के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया पहले से, ठीक है। तो इसके बाहर किसी भी डिस्टेंस पर चले जाओ, सब जगह बराबर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा, ठीक है ना, इससे कितनी भी डिस्टेंस पर आओ, सिर्फ डिपेंड कहां पर कर रहा है, सिग्मा पर, वो सिग्मा कितना है, ठीक है ना। चलो जी, इसको कॉपी करो, एक और रह गया वो भी कर लेंगे, तो ये हो चुका, ये हो चुका, एक बचा है, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब देखो स्फेरिकल शेल बोला है, यहां पर ना ध्यान रखना, शेल बोला हुआ है, शेल का मतलब अंदर से खोखला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट बनेंगे, 2 नहीं बल्कि 3 बनते हैं, पर 2 इसमें ज्यादा खास ध्यान दिया जाता है। अब देखो किस तरीके से काम करता है वो, हम सबसे पहले स्फेरिकल शेल बनाएंगे, ये ऐसा समझो, ये एक शेल है इस तरीके से, ठीक है, इसको चार्ज कर दिया हमने, चार्ज करने का मतलब है ये सरफेस है, स्फेरिकल थिन है, इस थिन का मतलब खोखला है, अंदर कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, खोखला है, सिर्फ ये सरफेस है, इसका सरफेस को चार्ज दिया। अब यहाँ ना 2 या 3 तरीके से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इस सरफेस के बाहर, इस सरफेस के अंदर, दूसरा इस सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने कंसीडर किया ये सरफेस क्या था, यानी ये जो शेल था ये आर रेडियस का शेल है, क्या है ये, आर रेडियस का शेल है, और आर रेडियस के शेल को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया सब जगह, यहां भी पॉजिटिव, ऐसा समझो सब जगह पॉजिटिव लिख दो इसके सरफेस पर, ये पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब 3 केस लेकर चलेंगे, 3 केस क्या, एक तो बाहर, एक इसके सरफेस पर, एक इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले बाहर वाला केस लेकर चलेंगे, बाहर वाला केस के लिए क्या करेंगे, हमने कंसीडर किया यहां एक कोई पॉइंट है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे, और गॉसियन सरफेस कैसा होता है, इसके चारों तरफ नहीं होगा, इससे होकर पास होगा गॉसियन सरफेस, इससे होकर जाएगा, लेकिन इसके शेप का होगा। अब ये कैसा शेप है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाओ। तो सबसे पहले तो इसको एक लाइन यहां से मिलाया और कंसीडर किया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आर है, और आर से हमने गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना दिया, ये बन गया गॉसियन सरफेस, ठीक है।
अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाएंगे और गॉस का लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो गॉस का लॉ लगाते हैं सबसे पहले। तो गॉस लॉ, और गॉस का लॉ क्या बोलता है कि पास होने वाला जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स कहां से पास हो रहा है, हाँ सबसे पहले इसमें भी यही एक कंपोनेंट देखना पड़ेगा ना, ये कंपोनेंट देख लिया हमने। ठीक है, और ये क्या हो गया, डी ए एरिया वेक्टर का कंपोनेंट, क्योंकि बाहर की तरफ होगा कंप्लीटली। ठीक है, और सेम इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्फेरिक स्फेयर है ना, तो इसकी वजह से कहा बाहर की तरफ ही होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कंपोनेंट देगा, तो डी फाई लिखो पहले, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए लिखेंगे, या फिर ई डी ए कोस थीटा लिखेंगे, ई डी ए कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो 0 डिग्री हो गया। तो ये बन जाएगा ई डी ए, यानी ये बन गया डी फाई ई की जगह ई डी ए। ठीक है, चलो जी, अभी करना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता करना था, डी फाई फाई पता लगाएंगे। फाई पता लगाने के लिए वही गॉस एक मिनट, इसको ना बाद में लिखेंगे, गॉस लॉ के हिसाब से चलना था ना हमको। तो गॉस लॉ क्या कह रहा है, डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे ना गॉस लॉ के हिसाब से, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी फाई ई हमने पता कर लिया, क्या था डी फाई ई, वही ई डॉट डी ए करके, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी ई डी ए, ये आ गया डी फाई ई की जगह। ठीक है, अब इसमें ना 2-3 नहीं है, एक ही है केवल। ठीक है, अब करते हैं, देखो इसको रखेंगे, क्यू की वैल्यू पता करते हैं। क्यू कैसे पता करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जब हम पता करेंगे तो ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए, यही तो पढ़ा है हमने, डी क्यू अपॉन डी ए। डी क्यू कहां पर है, यहां पर। ठीक है, और दूसरी बात, हमें तो ये निकालना है, हम इसके लिए काम नहीं कर रहे, छोटे कंपोनेंट के लिए काम नहीं कर रहे, हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है कि इस पर बराबर बराबर बटा हुआ है। तो डी क्यू डी ए छोड़ के सीधा क्यू अपॉन ए लिख लो। क्या लिखेंगे सीधा, ये डी क्यू अपॉन ए लिख लो, सीधा डी क्यू अपॉन ए लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब करते क्या, यहां से चार्ज को निकालते हैं इसके फॉर्मेट में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चार्ज इसके फॉर्मेट में, ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, या फिर छोड़ो, डी क्यू डी ए के फॉर्मेट में लिख लो, सिग्मा डी ए। अब क्यू पता करो, जैसे ही क्यू पता करेंगे, क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा डी ए का ए करेंगे। ठीक है, डी ए का ए करने का मतलब है ये वाला जो है पोर्शन, इसका ए करो। ए का मतलब इसके चारों तरफ का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया याद करो, ये क्या स्फेरिकल है, स्फेयर का सरफेस क्या होता है, स्फेयर का सरफेस सिंपल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ाओ। अब ये बात चल रही है इस वाले स्फेयर की, क्यों, चार्ज कहां पर है, इस वाले स्फेयर पर है, बाहर वाला तो इमेजिनरी गॉसियन है, उस पर कोई चार्ज नहीं, चार्ज इस पर है, तो इसी का एरिया चलेगा। इस एरिया के लिए इसकी रेडियस लगेगी, तो रेडियस यहां कौन सी वाली आएगी, कैपिटल आर वाली, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी ये वाला जो डी ए बनेगा ना, वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये बन जाएगा क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इस क्यू की वैल्यू हम यहां रखेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है चलो बाद में देखेंगे उसको, इसको चेंज करना पड़ेगा, प्राइम वगैरह लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ ऐसे लगाओ, इसको डी ए प्राइम कर लो, इसको भी डी क्यू छोड़ दो, डी फाई छोड़ो, डी ए प्राइम कर लो इसको। ठीक है ना, ये डी ए अलग हो गया और डी ए प्राइम अलग हो गया। डी ए प्राइम कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है ना, और डी ए अंदर के लिए था वो। चलो जी, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये आएगा, देखो क्या, डी फाई की ई डॉट डी ए प्राइम रखेंगे, ई, हाँ डी ए प्राइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये चल रहा है ना हमारा, डी ए प्राइम की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, यहीं पर इसको सॉल्व करो सीधा, ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट किया, डी फाई से फाई रह गया, ई को ऐसे ही छोड़ा,
डी ए का ए करेंगे, ए किसका होगा, ये वाला जो सरफेस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। डी ए किसका कंपोनेंट है, इसी का कंपोनेंट है ना ये वाला सरफेस, तो इसका कंपोनेंट है तो इसका एरिया निकालो, एरिया क्या वही 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इस बार आर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्यों, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू रखते हैं यहां पर, ये थी इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख दो चलो, और कहाँ गए, इक्वेशन 3 लिख दो, ठीक है। और यहां से इसको डी हटा दो और यहाँ पे डी हटा दो, ठीक है ना। फाई की वैल्यू हो जाएगी ई 4 पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा क्यू की जगह हो जाएगी सिग्मा, कहाँ गया ये रहा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब करना क्या, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर को डिवाइड में भेजेंगे, सिग्मा को भी वहीं रहने देंगे, ई को एज इट इज छोड़ देंगे। तो जब फाइनल में हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा सॉल्व होकर, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो था उधर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद करो, ये आ गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये, यहां पर हमको एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है ना। अब एक चीज पर ध्यान देना है, इससे ना एक नेचर पता चलता है, वो नेचर कैसे पता चलता है मैं बताता हूं। यहां सिग्मा की वैल्यू रख दो, क्या रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू कहां से मिलेगी हमको, यहां से मिलेगी, ठीक है। किस तरीके से, देखो एक फॉर्मूला काम कर गया हमारा, इतना ही रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा इज इक्वल टू, ये तो लिखी भी थी हमने, यहां से क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आएगी, ये वैल्यू जैसे ही रखेंगे, या लिख लो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही बना ना, कहाँ गया ये रहा कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू जस्ट यहां रखो, जैसे ही यहां पर ये वैल्यू रखोगे ये आएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, यानी इसको यहां लिखो थोड़ा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरीके से ये आ गया, या सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर और ये आर ये कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को, स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, चैप्टर के बिल्कुल शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था मैंने आप लोग को, वहां आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज का मतलब अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं इस तरीके से, उसकी वजह से इतनी दूरी पर किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो सेम फॉर्मूला आता था इसका, और यहां भी सेम फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर और पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फॉर्मूला आया था, जहां दोनों सेम है, दोनों सेम होने का मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तरह बिहेव कर रहा है जैसे पहला वाला था, मतलब ये वाला जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइंट चार्ज कैसा होता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा होता है, लेकिन यहां क्या है, सरफेस पर बिखरा हुआ है, लेकिन सरफेस पर बिखरा हुआ होने के बाद भी ये कैसा रिएक्ट करेगा, ऐसा एक्ट करेगा जैसे ये यहां पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, कैसे एक्ट करेगा, पॉइंट कंसंट्रेटेड है। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि चार्ज Q बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट, यानी क्या लिखेंगे, चार्ज Q कैसा बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये किस केस के लिए था, जब r स्मॉल r ग्रेटर देन r, यानी बाहर हम पॉइंट निकाले, तो इसमें लिख लेना, यहां पर केस लिख लेना, ठीक है ना, केस 1, और केस 1 क्या था, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये वाला केस, यानी बाहर आउटसाइड वाला, ठीक है। आगे ये भी लिख लेना आउटसाइड, इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया था, ठीक है। अब बात आती है इनसाइड की, तो एक काम करो पहले इतना कॉपी करो, इनसाइड को भी देखते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड हमने पढ़ लिया, इनसाइड की बात करते हैं। क्या था, इनसाइड, ठीक है, यानी R लेस देन कैपिटल R, ठीक है। यहां भी वही गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। उसके लिए बेटर क्या है, इसके अंदर एक इसको हटाओ या फिर इसको रहने दो, यहाँ पर एक और सरफेस खींचा हमने इस तरीके से, यानी गॉसियन सरफेस तो अंदर भी बनाना पड़ेगा ना जब सॉल्व करना है, तो उसको R1 लिख दिया, इसको R प्राइम लिख लेंगे। चलो यहां से यहां तक हमने लिख लिया, या रुको, यहां से यहां तक लिख लिया R प्राइम, ठीक है। अब करते क्या है, यहां पर भी सरफेस बनाएंगे, जो भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। डी फाई वही लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करके। अब एक चीज यहाँ चेंज क्या आता है, यहाँ फाई में चेंज आ जाता है। फाई में चेंज किस तरीके से आएगा, देखो जब आप डी फाई निकालोगे यहां पर, तो इसकी वजह से जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली थी बाहर की तरफ निकली, इससे भी बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ। अगर आप इनसाइड इस तरफ देखोगे तो आपको लगेगा तो ऐसा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी जा रही है, लेकिन दूसरी साइड से भी इस तरफ आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। तो अंदर की तरफ अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे तो जीरो मिलेगी, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं। मान लो इस चार्ज की वजह से यहां से कोई फील्ड लाइन पास हुई तो ऑपोजिट में जो चार्ज है उसकी वजह से कैंसिल हो गई, इधर से पास हुई तो इधर से कैंसिल हो गई। तो कहने का मतलब अंदर जो ये पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं उस पॉइंट से कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही। अगर फील्ड लाइन पास नहीं हो रही इसका मतलब फ्लक्स जीरो, तो बस वही करना है, इसमें क्या करना है, फ्लक्स जीरो कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू जीरो, रीजन दे दिया बिकॉज नो फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इनसाइड पॉइंट, इनसाइड ग्रामर आप ठीक कर लेना, यानी अंदर वाले पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो ही नहीं रही। अब पास नहीं हो रही तो फाई क्या हो गया, जीरो हो गया। फाई जीरो हो गया तो फॉर्मूला रखो, देखो ये क्या होता था, फाई इज इक्वल टू क्या होता था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता था, ये पढ़ा है हमने, सॉरी डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए पढ़ा था ना। यहां से फाई इज इक्वल टू ई ए हो गया। अब फाई जीरो है यानी फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। इतनी सी बात थी बस, यानी इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आर इज इक्वल टू कैपिटल आर की, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये यानी कहां पर बात कर रहे हैं हम, इस सरफेस पर, यहां पर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी फॉर्मूले से, आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला था, आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो आ रहा था। इसमें आर इज इक्वल टू आर रख दो सरफेस पर, जब सरफेस पर रखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इतना सा है बस। चलो जी, ये भी हो गया, ये हो गया। मेन जो है बाहर वाला है, बाहर वाला, अंदर अंदर पॉइंट पर निकालना है ना, उसमें तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको करना तो करते क्या है, सबसे पहले देखो इसमें पता करते हैं सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से करेंगे इसको, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से क्यों करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं कर रहे, या लीनियर से, ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड का मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि सरफेस के ऊपर ऊपर मॉलिक्यूल्स या जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस के ऊपर फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है, पूरी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई है। तो पूरी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई है तो हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता कर लेते हैं, उसके हिसाब से चार्ज पता करेंगे, लेकिन उससे पहले गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ देखो किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले इसको करने का एक ही तरीका होता है, शुरुआत करो गॉस लॉ से, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या बोलता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ डी फाई या डी क्यू की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो क्योंकि मतलब छोटा एलिमेंट की जरूरत नहीं है, बिना एलिमेंट के काम चलेगा। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए, या फिर कहो ई डी ए कोस थीटा। अब डी ए की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट काम चलेगा, ई ए लिखेंगे इसको, ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। वही मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, आउटर साइड रहेगा एरिया, और उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। चलो जी, ई ए कॉस 0, ये ई ए हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, यहां से आएगा ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ये तो बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता करना है कहां पर, आर पर। ए की वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले इनसाइड आउटसाइड पूछा है ना, तो दो काम करते हैं, एक आर लेस देन आर की बात करते हैं पहले, यानी दो केस लेकर चलते हैं। आर लेस देन आर, आर लेस देन आर मतलब इनसाइड पता करना है। क्या पता करना है? इनसाइड। इनसाइड पता कर लिया हमने, आर लेस देन आर लिख लिया। ए की वैल्यू रखेंगे आर लेस देन आर के लिए। ए इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता था, तो आर की जगह स्मॉल आर आ जाएगा बस। ये तो फर्क है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया आर की जगह। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रखेंगे। बात है क्यू की, यानी क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज कितना है ये पता करना है अब हमें। ठीक है, चार्ज पता करने के लिए देखो क्या करते हैं। चार्ज पता करने के लिए सिंपल, क्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। किससे दिखाते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को? रो से। किससे? रो से। रो इज इक्वल टू होता क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बाहर की, यानी कहां पता करना है हमको, यहां। न्यूक्लियस के बाहर बोला है उसने, न्यूक्लियस के अंदर नहीं बोला। तो न्यूक्लियस के बाहर अगर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो न्यूक्लियस के बाहर वाला चार्ज लेंगे और न्यूक्लियस के बाहर वाला टोटल ये क्या करते हैं, वॉल्यूम पता करते हैं। ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, रो इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे जेड ई। क्या लिखेंगे? जेड ई। जेड ई क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और जेड से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, यानी उसके एटॉमिक नंबर से। ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ये तो सब जगह, ऐसा तो नहीं यहां पर अलग होगी यहां पर अलग होगी। मतलब न्यूक्लियस के बाहर छोड़कर बाहर का जितना हिस्से में ये एटम आ रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आर की जगह कैपिटल आर भी काम करेगा। ये आ गया। ठीक है, और निगेटिव साइन लगाना है। निगेटिव साइन लगाना है क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, -3ZE, 3ZE अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पर। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम चार्ज निकालते हैं दोबारा से। चार्ज कैसे निकालेंगे, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज की वजह से, जब चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो कितना चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो वाला चार्ज हमको पता करना है, जो हम यहां रखेंगे क्यू की जगह पे। ठीक है, लिखते कैसे देखो, क्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले तो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। किसके अंदर का चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज कैसा आएगा, जेड और ई से। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो जितने प्रोटॉन है उसका मल्टीप्लाई प्रोटॉन के चार्ज में कर दो। प्रोटॉन का चार्ज भी तो इतना ही होता है, ई के इक्वल। तो जेड ई हो गया न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। अब न्यूक्लियस के बाहर के चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का चार्ज कौन सा है, एक तो ये वाला एटम का चार्ज, और एटम होता है न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल, तो वो हो गया 0। ठीक है, अब दूसरी बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज आया उसकी वजह से चार्ज, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वॉल्यूम में। किस वॉल्यूम में, ये जो मान लो ऐसे समझो कि इसको बड़ा सा स्फीयर बनाते हैं और एक ये स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, चार्ज तो पूरे पर है, अंदर वाले पर भी बाहर वाले पर, लेकिन हमें यहां पता करना है। ठीक है, ऐसा आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी देखा होगा, यहां पता करना। तो इसके जो बाहर का जितना भी वॉल्यूम है वो किसी काम का नहीं है, काम का कौन सा, केवल इसके अंदर वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम का चार्ज पता करेंगे। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, Q, या फिर इफेक्टिव लिख देते हैं इसको, Q इफेक्टिव ऐसे करके। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव चार्ज। अब वो निकालेंगे कैसे, हमको पता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इसको हटाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था, रो था, और इसको लिखते हैं वी प्राइम। वी नहीं लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, वी प्राइम। वी प्राइम क्यों लिखा, क्योंकि हमें छोटा वाला वॉल्यूम चाहिए केवल। ठीक है ना, बाहर जो उस वॉल्यूम का जो बाहर चार्ज जा रहा है ना, वो किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, वी प्राइम निकालेंगे, वी प्राइम वैल्यू रखो, देखो कैसे आएगा, जेड ई निगेटिव, ये तो 0 हो गया, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव भी आ रहा है ना, 3ZE अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई
आर क्यूब, यही तो बनता है 4/3 5 ओ वेट, आर क्यूब था ना ये आर क्यूब था और ये भी आर क्यूब था, ठीक है ना, स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा यहाँ। 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास चार्ज आएगा, तो देखो कितना चार्ज आएगा जब इसको सोल्व करेंगे ना, जेड ई यहां से बचेगा प्लस, और जेड ई यहां से भी बचेगा, लेकिन आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब बचेगा, जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये बचेगा साथ में यहां से, ठीक है। तो ये तो आ गया चार्ज, क्या आ गया, चार्ज, जिसकी वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, यहाँ पर रखनी है, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी रखनी है, ई की वैल्यू, सॉरी ई तो निकालना है ना, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, ये रखनी है, वैल्यू को रखेंगे, सोल्व करेंगे, आ जाएगा। देखो करते हैं इसको, क्या करते हैं, यहाँ ये थी इक्वेशन 1, ये थी ना, रखो इक्वेशन 1 में ई हमको पता करना है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या हो गई 4πr², ठीक है, 4πr² इज इक्वल टू, अब बचा क्या इधर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू ये रही, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख लेंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह, अच्छा जेड ई बीच में से कॉमन निकाल लो, तो जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा 1 प्लस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, इस तरीके से आ गया। करना क्या है, इसको पूरे को डिवाइड में भेजो उधर, जब डिवाइड में भेजेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, E इज इक्वल टू जेड ई को अलग छोड़ो, 1 अपॉन 4πε0 अलग बनेगा, 1 अपॉन 4πε0, ठीक है, 4π आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, और जेड ई ये रहा, ठीक है, या फिर इसको चलो ऐसे ही लिख दो, जेड ई अपॉन 4πε0। r² को जब डिवाइड में भेजा तो 1 के डिवाइड में अलग भेजो, इसके डिवाइड में अलग भेजो, ये आएगा कुछ इस तरीके से, 1 अपॉन r² आएगा प्लस, और यहां आ जाएगा r अपॉन आर क्यूब, ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो जो स्फेयर की बात चल रही थी, एटम की बात चली थी ना, एटम के अंदर किसी पॉइंट पर, यानी r डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर, और एटम की रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, ये किसके लिए था, r लेस देन r के लिए। अब बात चल रही थी एक्सटर्नल फील्ड के लिए, ठीक है, r ग्रेटर देन r, यानी एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, वहां पर कितना होगा, तो अब ध्यान से देखो जरा, r ग्रेटर देन r पर, उसको इधर आते हैं, ये बाहर फील्ड है, बाहर क्या क्या जाना चाहिए, फ्लक्स जाना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो पता चलेगा जब वहां कोई फ्लक्स होगा, फ्लक्स है क्या, कैसे पता चलेगा है या नहीं, ये पूरा एटम न्यूट्रल होता है, अगर न्यूट्रल है पूरा एटम, इसका मतलब इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही नहीं आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब फ्लक्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बस ये आपको थ्योरी में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एट एक्सटर्नल, सिंस एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, हेंस एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट देयर इज नो फ्लक्स, वहां पर कोई फ्लक्स होगा ही नहीं, अगर फ्लक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर, यानी एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसका रीजन ये है कि एटम क्या होता है, अंदर से न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, इसके फिर क्वेश्चन आंसर चलेंगे वो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना।